हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं ये फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। और थर्ड लेक्चर, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो जो सेकंड लेक्चर था हमारा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही था, जिसमें हमने पढ़ा था आई थिंक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अभी हम सिर्फ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत लोगों को अक्सर इस टॉपिक पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास में जनरली पढ़ाया नहीं जाता। जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर जिनका टारगेट आईआईटी है, नीट है और ओलंपियाड वगैरह एग्जामिनेशन जो अपीयर करते हैं, वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इस टॉपिक पे। और जनरली स्कूल्स में तो ये नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है क्लास 9th के लिए। बट मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उस तरह से आप पढ़ते चले जाओ, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा ये सारा टॉपिक्स, ठीक है। आगे अगर आप 11th 12th में साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे समझ में नहीं आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए हमें कुछ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको लेक्चर 2 में आपको बताया था कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने आपको बहुत सारे फोर्सेस बताए थे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सब था। तो आज हम एक कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट्स बनाना शुरू कर दो अब, और पढ़ाई शुरू कर दो अच्छे से। आई नो ये लेक्चर मेरा बहुत टाइम के बाद आ रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट हाँ, अब कोशिश रहेगी मेरी कि लेक्चर्स रेगुलर आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों जनरली होता है वेट ऑफ आवर बॉडी, या वेट किसी भी चीज़ का वेट, ठीक है। हम इसी से समझेंगे इस टॉपिक को। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, सॉरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ये वेट का जो टॉपिक है, वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, आप ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। 3rd चैप्टर है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वेट क्या होता है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं किसी भी सरफेस पे, लेट अस सपोज ये हमारा कोई सरफेस है और ये कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास m हम ले लेते हैं, तो इस ब्लॉक का वेट क्या होगा, ठीक है। इस ब्लॉक का देखो ये मास है m, मास और वेट दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मास और वेट किस तरह से अलग अलग होते हैं। हम वेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। वेट एक तरह का फोर्स होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो वेट होता है जो अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ओके। जो अर्थ जिस फोर्स से इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी उसे हम कहते हैं वेट। और बच्चों वेट का फॉर्मूला देख लो एक बार। जो वेट होता है ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का तुम मास, जिस ऑब्जेक्ट को तुम ले रहे हो उसका मास, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट भी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में समझेंगे। बस इतना समझ लो, मास मतलब इसका मास m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, मतलब g एक तरह का एक्सेलरेशन है। आई होप अगर आपने मोशन चैप्टर देखा होगा मेरा पूरा लेक्चर, तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये क्या है g का वैल्यू हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी गिवन हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो वेट हो जाता है m इंटू जी। ऑब्जेक्ट का मास कितना है और अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, mg। किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वेट किस डायरेक्शन में लगता है, अगर आप ये बोल रहे हो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, इसे समझो। हम ये नहीं कह सकते वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नहीं। वेट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ
द अर्थ, ज़रा समझो इसको, ये कहना बिल्कुल गलत है बच्चों, ये सही है। वेट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ओके। नाउ एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अर्थ के ऊपर रखा गया है यहाँ पे, तो अगर हम ये बोलते हैं कि वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमारा ये मतलब होगा कि ये जो मास है इसके ऊपर वेट इस तरह नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये मतलब हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड का। लेकिन क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, ये एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वेट जो है, ये मास जो है, अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये होता है mg, इसे कहते हैं mg, एंड दिस इज़ नॉट mg, ये mg नहीं है, दिस इज़ नॉट द वेट, दिस इज़ द वेट। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर रखे हों या अर्थ से थोड़ा ऊपर हो, किसी हाइट पे हो, उन सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज़ द वेट। ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के ऊपर है, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर का वेट किधर लगेगा? ये मार्कर का वेट लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स है, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है m/g, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की एक्ट करता है। समझ आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑफ मास m1, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑफ मास m2, अर्थ से कुछ हाइट ऊपर है ये ऑब्जेक्ट, तो इसमें वेट किधर लगेगा? वेट मतलब जो बॉडी का जो वेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ? अभी बताया गया आपको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसका वेट जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, ये है m1g, इसका वेट m1g, और इस ऑब्जेक्ट का वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ m2g, ठीक है, ये होता है वेट। समझ आ गया? तो आपने एक फॉर्मूला सीखा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट होता है m/g, ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले के ऊपर हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, बहुत डिटेल से, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा मास और वेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी अगर दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है। सपोज दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2, क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम लिखते हैं F = G m1 m2 अपॉन r², वेयर r इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस टू मासेस, ठीक है। ये r इन दोनों के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस है, और m1 है इसका मास, m2 है इस ऑब्जेक्ट का मास, और g कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच जब वो कांटेक्ट में नहीं है, और कांटेक्ट में है तो अर्थ के ऊपर अगर है, तो अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका वेट कितना होगा? तो m/g। क्लियर हुआ इतना? चलो, now the next topic that we are going to discuss is normal reaction. Second, normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल n। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। अब क्या होता है, क्या है नॉर्मल रिएक्शन? देखो समझो, ये एक कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मान लेते हैं हम, हमारे पास कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, इस ब्लॉक का मास है m। तो इसके ऊपर सबसे पहले देखो क्या क्या फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स, जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगेगा एक ग्रेविटेशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना लगेगा? m/g, वेट, इसका वेट, ठीक है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा? यस, बिल्कुल लगा रहा होगा। मान लो ये टेबल है, अगर ये टेबल है तो ये टेबल का दो पैर, ये टेबल के ऊपर ये मास रखा हुआ है, क्या ये मास इस टेबल को तोड़ करके नीचे चला जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ फोर्स होगा जो इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। उसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो सरफेस पे लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, इसीलिए इसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है और रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। बच्चों ये जो फोर्स है ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है और सरफेस के नॉर्मल होता है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ देखो कांटेक्ट में, और कांटेक्ट फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो ये लगेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये ब्लॉक है हमारा और ये सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में है, इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये जो सरफेस है इस मास के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ये सरफेस मास को ऊपर की तरफ इस तरह उठा कर रखा है, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। पलट कर ये मास भी सरफेस के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। पलट कर ये मास, ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों फोर्सेस, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बात क्या याद रखनी है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो तब लगेंगे और हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है ये। अच्छा, ये एक तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बाद ही न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। देखो इफ़ वी कंसिडर दिस एज एक्शन, ये एक्शन है तो ये हो गया रिएक्शन, और फोर्सेस हमेशा पेयर्स में ही लगते हैं, हमेशा फोर्सेस पेयर्स में ही एक्ट करते हैं। देखो ये फोर्स का पेयर बन रहा है ना, एक ये सरफेस इस मास के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये मास पलट करके इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये इस मास के ऊपर टोटल इतना फोर्स लग रहा है फिलहाल। एक इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दूसरा फोर्स ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है ऊपर की तरफ, और पलट करके ये ब्लॉक भी इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो दिस इज़ माई डस्टर। अब मैं इस डस्टर को इस तरह से रखूँ, थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। ये डस्टर को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो नीचे इस डस्टर का वेट एक फोर्स, दूसरा फोर्स माई पाम, ठीक है, ये मेरा पाम इस डस्टर के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, तब ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, सब मेरे पाम को तोड़ कर ये नीचे नहीं चला जा रहा है, ठीक है। ये सरफेस इस डस्टर के सरफेस के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और पलट करके ये डस्टर भी इस पाम के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। टोटल 3 फोर्सेस यहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन। अर्थ का सरफेस हम ले लेते हैं, दिस इज आवर अर्थ, ओके, दिस इज आवर अर्थ। अर्थ के ऊपर 2 मासेस, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2। अब बताइए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा। हमेशा याद रखना है नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो ये अर्थ, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, इस मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, और कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, एक और बात, जो भी सर्कल में जब भी कोई परपेंडिकुलर बनाओ तुम, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। देखो अर्थ भी एक हम अज्यूम करते हैं एक तरह से सर्कुलर इन शेप, हालांकि ये है नहीं एग्जैक्टली, ये सर्कुलर नहीं है, तो ये जो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये कहाँ से पास होगा, तो ये भी सेंटर से पास होगा, देखो परपेंडिकुलर। और पलट कर ये मास भी अर्थ के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये लगाएगा, दिस इज द केस। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन अर्थ सरफेस पे लगाएगा, मास पे लगाएगा, ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा, ये 2 नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होगा, ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है हमेशा। क्लियर है? कॉपी कर लो इतना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनक्लाइन प्लेन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस इनक्लाइन प्लेन में एक
मास इस तरह से यहाँ पे रखा गया है जिसका मास है स्मॉल m। ओके, नाउ आपको बताना है, आपको सारे फोर्सेस को यहाँ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला फोर्स तो इसमें हमें दिख रहा है कि वेट ऑफ दिस मास, और वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो यहाँ से सेंटर से देखो, यहाँ से वेट लगाएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, कितना वेट लगेगा m इंटू जी, ये पहला फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स जस्ट आप देखो नॉर्मल रिएक्शन में कुछ फोर्स होगा, यस, रेस्ट पर है ये ऑब्जेक्ट। अभी ये जो मास है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पलटकर ये ब्लॉक भी इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखो इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, इतना समझ आ गया? तो चाहे आपका ये सिंपल डायग्राम हो, चाहे आपका अर्थ का फिगर बना कर दे, चाहे आपका वो आपका इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन हो, आपको अगर टॉपिक समझ आ रहा है तो आप इजीली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कितने फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। अब तीसरा हम आ जाते हैं अपना टेंशन फोर्स। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, एंड द लास्ट वन जो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यूज़ होने वाला है दैट इज़ टेंशन फोर्स। टेंशन एक तरह का फोर्स होता है जहाँ पुल होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग से बांध करके या थ्रेड से बांध करके खींचते हैं, तो स्ट्रिंग में या स्प्रिंग में या फिर किसी रॉड में टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। देखो किस तरह से होता है, हेडिंग लगाएंगे टेंशन फोर्स, टेंशन कैपिटल T। अब इसमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है हमें। देखो टेंशन फोर्स जनरली कहाँ कहाँ लगेगा, स्ट्रिंग में यहाँ लगेगा, ओके, थ्रेड है या रॉड है वहाँ पे, etc। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको क्या है ये टेंशन फोर्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक है जो किसी धागे से, किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। देखो ये रहा है धागा या स्ट्रिंग, एक मास यहाँ से बंधा हुआ है ना, इसका मास है m। अब ध्यान से देखो, एक फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा होगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ खिंचाव पैदा होगा या नहीं, ये स्ट्रिंग खींचेगा। जब ये स्ट्रिंग खींचेगा मतलब इसमें कोई टेंशन फोर्स हो, ये स्ट्रिंग लूज तो नहीं होगा, इसका कुछ वेट है नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये स्ट्रिंग जो है इसे वापस ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग में इस तरह लगता है, क्लियर है। अब यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो यहाँ पे भी तो टेंशन होगा। ये टेंशन फोर्स बनाने का तरीका क्या है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट में टेंशन फोर्स बनाना है उस ऑब्जेक्ट से दूर जाके आप एरो लगा दो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको किसी फोर्स के साथ हम इधर खींचते हैं, तो टेंशन किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट है मास, टेंशन का डायरेक्शन अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। टेंशन एक फोर्स है जो पुल करने से ऑब्जेक्ट में लगता है। तो जब ऑब्जेक्ट को इधर खींचोगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ टेंशन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए इस डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या है, जहाँ पे आपको टेंशन फोर्स लगाना है यहाँ बैठो, अम्ब्रेला खोल दो। देखो यहाँ पे बैठना है आपको, और ये अम्ब्रेला इस तरह से खोल दो, टेंशन फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स दिखाना है तो यहाँ पे यहाँ बैठो, ऊपर में अम्ब्रेला खोल दो। यहाँ पे दिखाना है, यहाँ बैठो और अम्ब्रेला खोल दो। तो जहाँ पे बैठना है, सपोज़ ये मेरा मार्कर इस तरह से है ना, हमें नीचे कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इस मार्कर से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका हुआ है, हमें दिखाना है इसके ऊपर टेंशन फोर्स, इस पॉइंट पे दिखाना है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठेंगे और अम्ब्रेला खोलेंगे। अम्ब्रेला इस तरह खुलेगा ऊपर से, तो ऊपर की तरफ खुलेगा तो टेंशन फोर्स, ये रहा मार्कर, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बैठकर अम्ब्रेला खोलो, इस तरह से टेंशन फोर्स यहाँ पे। एक और बात, जब स्ट्रिंग चेंज होगा तब टेंशन चेंज होगा। स्ट्रिंग चेंजेस, स्ट्रिंग चेंज, देन टेंशन चेंजेस, टेंशन चेंजेस। जहाँ भी स्ट्रिंग चेंज दिखे आपको वहाँ पे आप टेंशन चेंज करोगे। क्या बोल रहे हैं, देखो जहाँ भी स्ट्रिंग चेंज दिखेगा वहाँ भी
वहाँ पे आपको टेंशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, मास m1, मास m2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये रहता है कि जो स्ट्रिंग है ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। आपको सारे क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, जो भी क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे, इस लेवल पे बनाओगे, वहाँ पे आपको ये गिवन होगा कि जो स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर ये मासलेस नहीं होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा, जैसे इस पॉइंट पे कुछ और टेंशन होगा, इस पॉइंट पे कुछ और, इस पॉइंट पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो इस तरह से टेंशन अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है ना। मास पे डिपेंड करने लगेगा टेंशन, इसीलिए हम लेते हैं मासलेस स्ट्रिंग। और पुली के केस में, जब हम पुली का क्वेश्चन करेंगे वहाँ उस केस में हम लेते हैं फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस पुली, ठीक है। ये सब अजम्पशन हम अज्यूम करके ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। आपके लेवल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, मासलेस, पुली कैसा होना चाहिए, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। चलो इस पे देखो, सारे फोर्सेस को आपको रिप्रेजेंट करना है इस ब्लॉक में। किस तरह से करेंगे, अलग अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, M2G, ठीक है। वेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक फोर्स लगा। दूसरा फोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग में लगेगा, आपको यहाँ पे दिखाना है टेंशन फोर्स। क्या करना है, यहाँ बैठ करके अम्ब्रेला खोलना है। यहाँ देखो इस तरह से टेंशन फोर्स, टेंशन मान लो T है, तो यहाँ पे जितना टेंशन T, स्ट्रिंग देखो यहाँ सेम है, स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये ऑब्जेक्ट, इसका भी नीचे एक मास लगे, सॉरी वेट लगेगा, वेट नीचे की तरफ M1 इंटू जी, वेट एक्ट करेगा M1 इंटू जी। अब यहाँ पे भी तो टेंशन बनेगा, टेंशन बने, यहाँ पे भी तो खिंचाव होगा, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन होगा T। यहाँ देखो टेंशन T था तो यहाँ भी टेंशन T, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। इस मास के ऊपर दो फोर्स अभी नीचे की तरफ लग रहा है, एक है टेंशन और दूसरा है इसका वेट। इसके ऊपर नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट, और ऊपर की तरफ टेंशन T। अब देखो इस ब्लॉक को देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन अलग हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा T1, यहाँ पे भी टेंशन T1। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट, टेंशन डिफरेंट, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T1 है। तो इस तरह से आपको सारे ब्लॉक्स में, सारे फिगर्स में आपको फोर्सेस दिखाना है, क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा पुली का क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इसको भी पहले देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है हमें, कॉन्सेप्ट बना लो, उसके बाद तुम्हें जितना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तुम खुद से सॉल्व करोगे। ये सरफेस रहा, इस सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, इसका मास हम ले लेते हैं M1 और इस ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं M2। और किसी फोर्स के साथ ये ब्लॉक को खींचा जा रहा है इधर, लेट द फोर्स बी F, ठीक है, लेट द फोर्स बी F। आपको बताना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन इसमें दिखाना है, आपको दिखाना है वेट और टेंशन फोर्स इसमें रिप्रेजेंट करना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक जनरली आप बनाकर दिखाइए, चलिए कोशिश कीजिए। ओके, हो गया। देखो कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका वेट देखो, इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रहा, कितना होगा M1G। इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा M2G। ये दो फोर्सेस है। अगला फोर्स देखिएगा, फोर्स इधर खींचा जा रहा है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। टेंशन किधर होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या फिर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, अवे फ्रॉम द मास। यहाँ टेंशन T, यहाँ देखो यहाँ भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग चेंज हो गया, टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन यहाँ बनेगा तो अवे फ्रॉम दिस मास, टेंशन T1। यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द मास, टेंशन T1। देखो अब यहाँ पे सारा टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन भी हमें दिखाना था, नॉर्मल रिएक्शन को हम इससे दिखाते हैं। चलो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो सरफेस पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड। ओके, अब यहाँ से ये सरफेस वापस पलट कर इसके ऊपर दूसरा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ये पढ़ने वाले हैं हम। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, इसे मान लेते हैं N प्राइम या फिर N डैश।
ये नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कुछ और होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कुछ और होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। यहाँ मास है m1, यहाँ मास है m2, तो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये n डैश हो गया, और ये सरफेस भी इसके ऊपर पलट कर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n डैश, ठीक है। देखो सारा फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्स मैंने बोला था आपको, ग्रेविटेशन फोर्स आपको दिखाना था, एक ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका वेट m1g, इसका वेट m2g टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा टेंशन फोर्स हमें दिखाना था, जहाँ स्ट्रिंग में खिंचाव दिखे वहाँ टेंशन फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे टेंशन, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, यहाँ पकड़कर हम यहाँ बैठकर अम्ब्रेला खोलो, टेंशन T। यहाँ पे दिखाना इस पॉइंट पे इसकी वजह से, तो यहाँ पे बैठो अम्ब्रेला खोलो, तो टेंशन T1 इधर, इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे टेंशन कितना, इससे अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट या फिर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट T1। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज़ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बिल्कुल आ जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइएगा, जिनका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका सही नहीं हो रहा है प्लीज़ ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये सारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इस तरह का, खुद से ट्राई करना आप। चलिए आपको यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है m1 और m2, ठीक है। ये हमारा वही स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ एक स्ट्रिंग यहाँ से बंधा है, एक स्ट्रिंग यहाँ से बंधा है। आपको इन दोनों मासेस में इस पूरे सिस्टम का आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बनिएगा। आपको इसमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाना है, आपको दिखाना है टेंशन फोर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेंशन फोर्स, वह इतना दिखा दो आप। चलो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। चलिए हो गया, शुरू करें। पहला चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का वेट दिखाओगे। इस ऑब्जेक्ट का वेट m1g नीचे की तरफ, इस ऑब्जेक्ट का वेट m2g नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें टेंशन देखो, यहाँ देखो तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, तीनों में अलग अलग टेंशन लगेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ टेंशन होगा, यस, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन बनाने का तरीका है ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। यहाँ बैठो, छाता खोलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ टेंशन T, यहाँ पे कितना टेंशन, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम दिस, दो टेंशन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे टेंशन देखो, क्या T होगा या T1 होगा, अलग हो जाएगा, स्ट्रिंग चेंज हो गया, टेंशन भी अलग, T1। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी टेंशन अलग, T1, ठीक है, सॉरी टेंशन सेम, यहाँ T1 तो ये भी T1, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, इसके कारण यहाँ टेंशन निकालना था अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे निकालना है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे टेंशन और अलग हो गया, यहाँ पे T2, यहाँ पे भी T2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। क्लियर? चलो, तो इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम फाइनली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। पॉज करके कॉपी कर लो अगर कॉपी करना है तो। ओके, मिटाएं? ओके, चलो अब हम फाइनली अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो आपको कितना हल्का लगेगा, सब कुछ बहुत इजी लगने वाला है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सिंपल सा अप्रोच, क्या क्या अप्रोच है, अजम्पशन। चलो अजम्पशंस पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन दैट वी आर गोइंग टू टेक इज, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट हो, ब्लॉक हो, पुली डायग्राम हो या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सभी को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड अजम्पशन, रिप्रेजेंट all the forces acting on the object। ध्यान दो, on the object, एक्टिंग बाय द ऑब्जेक्ट के फोर्सेस को हमें ध्यान नहीं देना है। जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पे ध्यान देना है या फिर उसको रिप्रेजेंट करना है हमें। बाय द वो फोर्स कितना, वो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये जो अजम्पशन है हमारा, इससे काम चल जाएगा। बाकी तो और भी सारे अजम्पशंस है जो याद रख सकते हो आप। अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो मासलेस स्ट्रिंग होना चाहिए, और अगर मेरा पुली डायग्राम है या फिर रॉड है तो ये सब रॉड मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस पुली होना चाहिए। ये सब चीज़ अजम्पशन में लिखते चले जाओ 1 2 3 4 करके। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले करके बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इस ऑब्जेक्ट का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मान लेंगे हम कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो मान लो ये है तुम्हारा मास m जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट mg नीचे की तरफ, और क्या क्या है, टेंशन फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, ये टेंशन T। खत्म हो गया। यहाँ टेंशन क्यों नहीं दिखा रहे हम, क्योंकि ये टेंशन इस पे तो लग ही नहीं रहा, ये टेंशन इस पे लग रहा है। इसीलिए हम टेंशन फोर्स को दिखाएंगे जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ये टेंशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम दिखा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये टेंशन फोर्स हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये टेंशन, जिस ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे टेंशन इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे दिखाना है, तो अपोजिट टू दिस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे बैठकर अम्ब्रेला खोलो, वहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। इस पे हमें तो दिखाना नहीं है। जो भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, फिर से ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को हम दिखाएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। पहला फोर्स इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। दूसरा टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, टेंशन T, ठीक है। ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का, इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आज हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, हम क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे। क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तभी मिलेंगे जब आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लोगे, सेकंड लॉ कर लोगे, थर्ड लॉ कर लोगे, और उससे भी बेहतर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप मोमेंटम कंप्लीट करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लोगे। तो मैं स्टेप वाइज जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह पढ़ते चले जाओ। आज ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है कि किस तरह फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन कितना लगेगा, ये सब करेंगे हम। लेकिन न्यूटन का लॉस पढ़ने के बाद, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे तब तो और भी सारा टॉपिक जब कंबाइन होने लगेगा तब जा करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने लगेगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए, यहाँ तो एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग से लटका हुआ था। अब इस स्ट्रिंग से हम दो ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, m1 m2। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाइए इस ऑब्जेक्ट के लिए फटाफट, जल्दी जल्दी। सबसे पहले वेट दिखाएंगे दोनों का। देखो, इसका वेट m2g, इसका वेट नीचे की तरफ m2g, ठीक, m1g, सॉरी, वेट नीचे की तरफ m1g, दोनों का वेट हो गया, ख़त्म। दूसरा चीज़ है कि आप इसके ऊपर देखो टेंशन कितना लग रहा है। इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ T1, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे की तरफ T। टेंशन स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम रहेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन T1, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। यहाँ पे देखो, इस m1 के लिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं m1, ठीक है, और इस m2 के लिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं m2। तो अब m1 के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ m1g, और क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन T, ठीक है, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, देखो टेंशन T1 ऊपर की तरफ, टेंशन T1 ऊपर की तरफ। दूसरा देखो यहाँ पे m2 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स, m2g नीचे की तरफ, m2g नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सा, टेंशन T, दिस इज टेंशन T। तो देखो, ये तरीका है, आप इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले वेट दिखाना, वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। उसके बाद देखना स्ट्रिंग है तो मासलेस स्ट्रिंग अगर है तो उसके ऊपर टेंशन कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टेंशन लग रहा है m1 के ऊपर, एक टेंशन नीचे की तरफ T और ऊपर की तरफ T1, ठीक है। नेक्स्ट, सो हियर आर 3 क्वेश्चंस।
आप इन सब में इन सब क्वेश्चंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फटाफट दिखाइए। चलो देखो, मैच करोगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर देखते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्सेस लग रहा है, सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ये वेट है mg, ओके mg। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ से, ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा। ब्लॉक कितना लगा रहा है वो हमें नहीं देखना है, ब्लॉक पे कितना लग रहा है, तो ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस n, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या ये दोनों फोर्स लग रहा है? और कोई फोर्स, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव करता तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाता। अभी ये मूव नहीं कर रहा है और हम फ्रिक्शन मान लेते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ये अजम्पशन हमारा है। यहाँ पे पुली में भी हम लेंगे फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये सब चीज़ हम अजम्पशन लेते हैं। चलिएगा, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, FBD बनाते हैं इसका। तो हम जो भी मास होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा डॉट, ये मास है m, स्मॉल m। सबसे पहले इस मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, सो दिस इज़ वेट। बच्चों वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, याद रखना, वेट एक फोर्स का ही टाइप है। टाइप क्या है? वेट एक फोर्स ही है, ठीक है। 1 kgf इसका यूनिट होता है, 1 kgf, है ना। वो kgf मूवी वाला kgf नहीं, kgf kg फोर्स, जिसका मतलब होता है 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से खैर समझ जाओगे आप, करते करते बनाते बनाते आप समझ जाओगे, कुछ पढ़ते पढ़ते, जब जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते जाओ। ओके, एक फोर्स तो ये लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा फोर्स देखो, जब भी फोर्स लगाओगे, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस पॉइंट से ही सारे फोर्सेस को दिखाना। जैसे एक इस पॉइंट से ये फोर्स लग गया और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन इधर दिखा सकते हैं हम। ये नॉर्मल रिएक्शन देखो सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो ये दो फोर्सेस लग रहा है। ये है इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर? अच्छा, इस सिस्टम का देखो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ अजम्पशन देखो, क्या क्या अजम्पशन है। दिस पुली इज मासलेस पुली, एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज फ्रिक्शनलेस पुली। मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस मास m1 पे कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले इसका वेट दिखाओ, कितना, m1g, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन होगा, टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मास के, टेंशन T। क्लियर है? अब देखो ये स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग तो सेम है, दूसरा स्ट्रिंग तो है नहीं। अब हम इसे मासलेस मान रहे हैं, फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं। अगर ये मास होता इसमें और फ्रिक्शन होता इसमें तो ये स्ट्रिंग अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इस पुली को मान रहे हैं कि ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग सेम हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रिंग को सेम स्ट्रिंग हम कंसिडर करेंगे। ये स्ट्रिंग यहाँ से गया पूरा सेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम होगा। क्लियर है? तो अब देखो इस मास के ऊपर कौन कौन सा फोर्स, एक है m1g, एक है T। अब इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर लगेगा m2g। क्लियर? और दूसरा यहाँ पे टेंशन लगेगा या नहीं लगेगा, टेंशन T ही होगा या कुछ और होगा। देखो मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो जो स्ट्रिंग यहाँ पे वही स्ट्रिंग यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी टेंशन T ही लगेगा, कोई दूसरा टेंशन नहीं लगेगा। अच्छा, अगर हम इस पुली को देखें, ठीक है, यहाँ पर भी तो कुछ लगेगा, टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये देखो ये दोनों बंधा है नीचे से, अगर यहाँ पे इसका मास होता, फ्रिक्शन होता, तो यहाँ पे भी कुछ टेंशन लगता, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया ये सब चीज़। हमें सिर्फ m1 और m2 का दिखाना था फ्री बॉडी डायग्राम। तो m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी बना नहीं है, इसे बनाना होगा अभी। तो m1 के लिए ये रहा m1 और ये रहा m2। चलो अब बनाते हैं। इसके ऊपर वेट m1g, ओके। इसके ऊपर और कौन सा फोर्स, टेंशन का फोर्स, ऊपर टेंशन T। क्लियर है? यहाँ पे देखो इसके ऊपर वेट m2g और टेंशन T सेम। देखो क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन आप बनाकर देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखिए उसका। चलिए हो गया, बन गया। ओ सॉरी, यहाँ पे तो मैंने मास बताया ही नहीं, एक मिनट। इसका मास ले लो m1 और इसका मास ले लो m2। चलो
वेट, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन m2g, ठीक है। ये पुली देखो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, यहाँ पर टेंशन लगेगा, टेंशन T। अगर ये मासलेस है फ्रिक्शनलेस है तो ये स्ट्रिंग सेम है, ये अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है, सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका वेट हो जाएगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, m1g इसका वेट। दूसरा क्या है, दूसरा टेंशन फोर्स, यहाँ देखो अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, स्ट्रिंग अलग हो जाएगा तो टेंशन भी बदल देना है हमें, ठीक है। चलिए, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स ब्लॉक पे? बिल्कुल लग रहा है, ध्यान से देखो। नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग नहीं रहा, अगर ये ब्लॉक इस पर टच करता तब यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमें बनाना पड़ता, जबकि ऐसा हो नहीं रहा तो हम नहीं बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, m1 ये है, m2, चलो रिप्रेजेंट करते हैं सारे फोर्सेस को। m1 के ऊपर फोर्स लग रहा है एक नीचे की तरफ, m1g, एक टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दिस इज टेंशन T, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये m1 के ऊपर ये सारे फोर्सेस है, ओके। नाउ यहाँ पे m2 के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट m2g, और दूसरा टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन T। तो बच्चों ये है सारा कुछ। पुली प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेसिकली, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे अगर ये सब चीज़ सीख जाओगे तो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाओ, क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब कुछ और डिफरेंट टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीखते हैं हम। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, उसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाना है वो देख लो। चलो, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का प्रॉब्लम, यस। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड। सरफेस, एक बड़ा सा ब्लॉक यहाँ पे और इसके ऊपर एक छोटू सा ब्लॉक, ये रहा। इसका मास m1, इसका मास m2। चलिएगा फिगर बनाकर, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाइएगा इस ऑब्जेक्ट का, इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। चलो ट्राई करो। सबसे पहले जो वेट इसका है वो रिप्रेजेंट करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट लग रहा है वो रिप्रेजेंट करो। चलो अब मैं डायरेक्टली ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब तुम कर लेना यहाँ पे जो भी करना है, ठीक है। अगर आपको सजाना है, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना है तो साफ साफ इसको बना लो, अच्छा लगेगा देखने में। चलो फिर भी यहाँ देखो, डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ। m1 के ऊपर सबसे पहले वेट इसका m1g, पहला काम वेट दिखाओ ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका वेट m2g, क्लियर है। m1 का वेट नीचे की तरफ m1g, m2 का वेट नीचे की तरफ m2g। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट में, ध्यान से देखो, एक ये सरफेस m1 और ये सरफेस, ठीक है, एक m2 और m1 का सरफेस, ये सरफेस, तो दोनों जगह पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगने वाला है। अब कैसे लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन? सबसे पहले ये देखिए, मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दिखाना। m1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? m1 के ऊपर ये सरफेस फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसे बोल लेते हैं n, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर m2 में, अच्छा m1 के ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? यस, m2 भी तो लगाएगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। अब यहाँ पे सरफेस चेंज हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये n डैश, ठीक है। m1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो हम दिखा रहे हैं सिर्फ। m1 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ सरफेस लगा रहा है, उसके ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा m2 लगा रहा है m1 के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। चलो m1 का तो कंप्लीट हो गया। m1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ n, और नीचे की तरफ एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन जो m1 के ऊपर लग रहा है, तो नीचे की तरफ हम इसके बगल में यहाँ पे दिखा देंगे, दिस इज n डैश। तो m1 के ऊपर टोटल 3 फोर्सेज हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, पहला फोर्स m1 के ऊपर, इसका वेट, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने बताया था आपको नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे जो भी सरफेसेस है उनको देखो, एक सरफेस ये है कॉन्टैक्ट में, एक सरफेस ये है जो m1 के कॉन्टैक्ट में, एक ये सरफेस देखो ध्यान से, एक ये सरफेस है, जस्ट अ सेकेंड, एक ये सरफेस है m1 के कॉन्टैक्ट में,
और एक ये सरफेस है M1 के कांटेक्ट में, तो इन दोनों सरफेसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये सरफेस M1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की तरफ, ये N1। दूसरा M2 इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ N डैश। देखो एरो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमेशा साथ में लिखा करो, जैसे N डैश एंड M1G दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को नीचे लिखो, इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो ऊपर बना लो, आसानी होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। सेम डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था जब हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे थे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टोरियली किसी फोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये सब मैंने बताया आपको। चलो M2G के ऊपर हम देख रहे हैं, M2 के ऊपर हम देख रहे हैं अब कितना फोर्स लग रहा है। M1 का काम खत्म हो गया, इससे ज़्यादा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है M1 के ऊपर। M2 के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। देखो M2 के ऊपर सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट लग रहा है। दूसरा फोर्स सरफेस लगा रहा है इसके ऊपर, कितना फोर्स लगा रहा है? जो फोर्स ये M2 M1 के ऊपर लगाया N डैश, सेम ये M1 का सरफेस उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, सरफेस के ऊपर फोर्स पेयर्स में लगते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फोर्स पेयर्स में लग रहा था, लेकिन हमें वो फोर्स दिखाना था जो M1 के ऊपर लग रहा है, ना कि इस सरफेस पे लग रहा है। बट अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दो सरफेसेस हैं, दोनों M1 और M2 का सरफेस, एक है M1 का सरफेस और एक M2 का सरफेस, तो हमें M1 के ऊपर भी सारा फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और M2 के ऊपर भी सारा फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो M2 तो M1 के ऊपर N डैश लगा रहा था, तो पलट करके M1 भी M2 के ऊपर पलट करके उतना ही फोर्स लगाएगा N डैश, मतलब N डैश लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसके ऊपर एक और ब्लॉक आ जाएगा तो नहीं बन पाएगा वो, इसीलिए सबसे पहले सिंपल अरेंजमेंट लिया गया है आपके लिए। एक बार खुद से इसको बना करके एक बार खुद से रिवाइज कर लो पहले, फिर इस क्वेश्चन को जिसके बाद मैं दे रहा हूँ उसको ट्राई करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वैल्यू के साथ, अब इस वैल्यू के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको इस फिगर का, एक बार इसे कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो फट से। अब यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। इस ब्लॉक का मास 6 kg, इस ब्लॉक का मास 5 kg और इस ब्लॉक का मास 4 kg। आपको इस पूरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बच्चों। आप ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अलग अलग लॉज ऑफ मोशन के लिए अलग अलग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसीलिए पहले ये सब कंप्लीट करो। चलो हो गया, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 6 kg, उसके बाद 5 kg, उसके बाद 4 kg। चलो 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 6 kg, 5 kg एंड 4 kg। सबके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो सब दिखाना है हमें। सबसे पहले 6, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया, सॉरी। M1 और M2 को अलग अलग करके भी तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, और अगर तुम्हें जल्दी बनाना है तो इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करके भी तुम बना सकते हो। सोचो ज़रा, अगर हम इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करेंगे तो पूरा सिस्टम मेरा M1 प्लस M2 हो जाएगा कि नहीं? पूरे सिस्टम का मास M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये रहा मेरा M1 प्लस M2 पूरा सिस्टम का मास। अब इसके ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ, M1 प्लस M2 इंटू G। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो उसमें होता क्या है कि ये देखो N डैश और ये देखो N डैश, दोनों तो सेम फोर्सेस हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? N बचेगा, M1 Mg बचेगा, M1G बचेगा, M2G बचेगा, यही बचेगा ना। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर पूरा सिस्टम लेकर हम बनाते हैं तो ऊपर में एक N बचेगा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन N, और क्या बचेगा? M1G M2G, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, M1G प्लस M2G, जहाँ पे G कॉमन आएगा M1 प्लस M2G। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से भी पूरे सिस्टम को कंसिडर करके भी हम बना सकते हैं और सेपरेट अलग अलग भी हम बना सकते हैं। क्लियर है? ओके। बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि ये इसका जो वेट हम दिखा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर तो वेट M1 प्लस M2 का होगा। जो यहाँ पे वेट होगा वो M1 की वजह से भी होगा, M2 की वजह से भी होगा। तो वो तब होगा जब आप पूरे सिस्टम को कंसिडर करके बनाओगे। अलग अलग के लिए
इस तरह से पूरे सिस्टम को कंसिडर करके उस तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ये अप्रोच भी यहाँ पे करने वाले हैं हम, और ये इंडिविजुअल अप्रोच भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या करना है इसमें, अब देखिए सबसे पहले सारे ब्लॉक्स के ऊपर जो वेट लग रहा है सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या वेट लग रहा है सबसे पहले इसके ऊपर, तो देखो ये वेट लग रहा है m/g, इसका मास कितना है 6 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6g। ठीक है, नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा 5g। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा 4g, मतलब वेट, इसका वेट 6g, इसका वेट 5g, इसका वेट 4g। मतलब g अगर 10 ले लेते हैं तो 60, 50, 40। क्लियर है। अब दूसरा फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, दूसरा फोर्स तो सिर्फ हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये है फर्स्ट सरफेस, इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इसे सेकंड सरफेस और इसे थर्ड सरफेस। 3 सरफेस हमें दिख रहा है जो एक दूसरे का कांटेक्ट में है। ये सरफेस और 6 kg ब्लॉक कांटेक्ट में, 6 kg एंड 5 kg, ये एक सरफेस दो कांटेक्ट में है। 5 kg एंड 4 kg, ये दोनों ब्लॉक भी इस सरफेस के कांटेक्ट में है, सरफेस 1 के। तो नॉर्मल रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं 4 kg पे, देखते हैं क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। 4 kg में सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ, ये तो ऑलरेडी हमने दिखा दिया है वहाँ पे, 4g वेट लग रहा है इसका नीचे की तरफ। अब देखिए इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर ये 5 kg भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 4 kg पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखो 4 kg पे एक फोर्स तो उसका वेट, और दूसरा 5 kg लगा रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और कोई भी फोर्स हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, चलो अब 5 kg वाले ब्लॉक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 5 kg, एक फोर्स तो इसका वेट नीचे की तरफ, दूसरा फोर्स ये 4 kg भी तो 5 kg पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ 4 kg ब्लॉक 5 kg पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक ही सरफेस पे लग रहा है, इसी सरफेस पे एक 4 kg 5 kg पे लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है नीचे की तरफ, और ये पलट करके इसकी तरफ लगा रहा है ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमने देखा 4 kg पे 5 kg अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ, तो 4 kg भी पलट करके इसकी तरफ उतना ही फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पे न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो यहाँ पे भी 5 kg पे एक फोर्स लगाएगा 4 kg, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 4 kg ब्लॉक के कारण। अब हम देखते हैं 5 kg पर 6 kg वाला ब्लॉक भी फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर, इसके ऊपर एक फोर्स ये लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा नीचे की तरफ, और ये लगाएगा सरफेस, देखो यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सरफेस चेंज हो रहा है, फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस पे हम आ रहे हैं, तो सेकंड सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसे हम n' ले लेते हैं। क्लियर है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या 5 kg पे, चेक कर लो, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है 5 kg पे, एक इसका वेट, दूसरा नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगा रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ कौन लगा रहा है 4 kg, यही तो लगा रहा होगा ना, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। और एक और फोर्स है, ध्यान से देखो 5 kg पे एक और फोर्स लग रहा है, ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है 5 n' का नॉर्मल रिएक्शन n'। चलो यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सरफेस मेरे पास है कांटेक्ट में, एक सरफेस ये थर्ड सरफेस कांटेक्ट में। अब 6 kg पे इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ इसका वेट, और एक ये सरफेस है इसके कांटेक्ट में, 6 kg के कांटेक्ट में एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। सबसे पहले हम नीचे वाले सरफेस को देखते हैं। नीचे वाला सरफेस ये सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, इसे हम ले लेते हैं n'। सरफेस चेंज हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो 6 kg के ऊपर नीचे वाला सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n'। ठीक है। उसी तरह जब 6 kg जब 5 kg पे कुछ फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ, तो पलटकर 5 kg भी 6 kg वाले ब्लॉक पे पलटकर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं। तो इस सरफेस पे ये n, देखो सरफेस में
एक नॉर्मल रिएक्शन था एन डैश, ये नॉर्मल रिएक्शन एन डैश। देखो एक सरफेस में अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अगर ऊपर में लग रहा है एन डैश तो इसके जस्ट नीचे एन डैश ही लगेगा, इसके ऊपर लग रहा है एन डबल डैश तो इसके नीचे लगेगा एन डबल डैश। जैसे यहाँ देखो इस सरफेस में ऊपर की तरफ एन लग रहा था तो नीचे की तरफ भी एन लगा। अब हमें देखना है 6 kg पे कितना कितना फोर्स है। एक इसका वेट, खुद का वेट है इसका, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है एन डबल डैश, और तीसरा है एक ये ऊपर से लग रहा है ये नीचे की तरफ। कौन लगा रहा है ये फोर्स? ये लगा रहा है 5 kg नीचे की तरफ। कितना है? एन डैश, ये है एन डैश। तो गाइस देखो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका, 5 kg का, 6 kg का भी, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इस 4 kg ब्लॉक पे सिर्फ 2 फोर्स है, इसके पास इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर भी 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। देखो कितना सिंपल था। आप एक एक चीज़ को तोड़ करके करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अब इसे हम पूरे सिस्टम को लेकर के भी बना सकते हैं। जैसे ये अप्रोच था हमारा, पूरे सिस्टम को लेकर के मास हमने ऐड कर दिया था। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखो थोड़ा। अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें सारा मास है 6 + 5 + 4, सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 kg। हम मान लेते हैं इन तीनों के प्लेस पे हम पूरा सिस्टम ले लेते हैं, पूरा सिस्टम कंसिडर करेंगे तो सारा मास ऐड करना होगा 15 kg। अब 15 kg ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा सोचकर बताइएगा। एक इसका वेट नीचे की तरफ 15 g, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो ये सरफेस ऑफर कर रहा होगा इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा कौन? ये सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन n। तो अब ये 15 kg पे 2 फोर्स, एक इसका वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पूरे को कंबाइन करके हम सिर्फ इतना अगर बना लें, ये है 15 kg, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ 15 g, इसका वेट 15 g, और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। सिंपल हो गया। पूरे फिगर को हम एक अगर सिस्टम समझ लेंगे, सबको जोड़ देंगे, सिस्टम समझ करके बनाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी आपसे सॉल्व होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, अलग अलग जो निकाला है हमने कुछ नहीं है, वही है, सेम चीज़ है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन कट गया, एन डैश, ये एन डैश कट गया। कैसे कट रहा है ये? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ एन नीचे की तरफ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स एन, ये फोर्स एन, दोनों इक्वल है और साइन में अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये एन डैश नीचे की तरफ लग रहा है, सेम फोर्स है और अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या क्या? हमारे पास बचा 6g + 5g + 4g, 6 + 5 + 4, 15g आ गया। सर देखो तीनों नीचे की तरफ है, तीनों वेट, तो ऐड कर देंगे 15g। और एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास बचा ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है। बोलो समझ आ गया? तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो क्लास में बने रहें इसी तरह से। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, 5 में न्यूटन सेकेंड लॉ और 6 में हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब हम सारा लॉ, तीनों लॉ पढ़ लेंगे तब। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको फाइंड करना होगा ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, टेंशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन, पुली वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा एक्सेलरेशन निकालिए, कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो बेसिक था, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ये कुछ भी नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है तो आप आगे यहाँ से नहीं बढ़ सकते हो। तो ठीक है, फिर बने रहेंगे एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।